प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा। प्रोबेबिलिटी देख लिया जाए। ठीक है, सारा क्वेश्चन कर ली थी पीएनसी का। ऑलमोस्ट। चलिए ठीक है, बन रहा था ना। ठीक है, उसी के सराउंडिंग ही कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहेगा। पीएनसी का थोड़ा सा यूज़ हम लोग को प्रोबेबिलिटी में भी होते हुए दिखेगा। जैसे प्रोबेबिलिटी का सबसे बेसिक चीज़ तो हम लोग को पता है, सबसे पहला इसमें होता है कुछ इवेंट, एक्सपेरिमेंट कुछ हो रहा होता है, उसमें कुछ इवेंट होता है हमारा, कुछ हमारा सैम्पल स्पेस होता है, और ये जब दोनों पता हो जाता है तब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या निकलता है? फेवरेबल अकाउंट टोटल। हाँ, मतलब ये जो भी हमारा फेवरेबल आउटकम है, टोटल आउटकम से उसको सेट के टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख देते हैं एनी बाई एन एस, है ना। पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज इक्वल टू एनी बाई नंबर ऑफ जो भी हमारा आउटकम्स हो सकता है उस इवेंट के लिए, और पॉसिबल आउटकम्स एन एस, सैम्पल स्पेस। अगर इतना क्लियर है तो फिर हम लोग को थोड़ा सा सैम्पल स्पेस के बारे में आइडिया होना चाहिए, जैसे कि अलग अलग केसेस में क्या क्या सैम्पल स्पेस मिलेगा। सैम्पल स्पेस कहने का मतलब क्या? टोटल। टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम्स होता है। और इवेंट कहने का मतलब कि अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, जैसे अगर हम सैम्पल स्पेस में डिस्कशन करें, सबसे पहले अगर हम एक कॉइन का, सिंगल कॉइन का बात करें, तो क्या क्या आउटकम आ सकता है इसके लिए? सैम्पल स्पेस हमारा क्या हो सकता है? हेड या टेल्स। तो सेट टर्म्स में हम लोग या तो हेड लिखेंगे या फिर टेल्स लिखेंगे। टू कॉइन्स का डिस्कशन करें तो हेड हेड टेल्स टेल्स हेड टेल्स टेल्स हेड। हाँ, तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। थ्री कॉइन्स का डिस्कशन करें तो, क्योंकि 1 2 3 हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्री कॉइन्स में सैम्पल स्पेस हेड हेड टेल्स टेल्स हेड हेड हेड, हेड हेड टेल। और उसके बाद फिर चार चार दोनों के हो एक जगह फिर टेल इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर उसका प्लेस बदलते जाएंगे। एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच। अब एक जगह सिंगल टी वाला सारा कॉम्बिनेशन हम लोग देख लिया, अब डबल टी लाते हैं, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, और लास्टली टी टी टी। कितना हो गया टोटल? 8। मतलब अगर यहाँ पे हम बात करें एन एस का, तो एन एस कितना निकल रहा है? 2। यहाँ पे अगर एन एस का बात करें तो कितना निकल रहा है? 4। यहाँ पे अगर एन एस देखें तो कितना निकल रहा है? 8। सपोज कोइंसिडेंटली हम बात कर लिए 7 कॉइन्स का, और हमको कभी उसको सॉल्व करना हो और हम लोग को फाइंड करना हो एन एस। अब इसका बैठ के सारा पैटर्न तो हम लोग लिखेंगे नहीं, क्या क्या आ सकता है, फिजिबल नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन मिला कि अगर 1 कॉइन है तो जस्ट 2, अगर 2 कॉइन्स है तो 2 इंटू 2, 2 बार। 3 कॉइन्स है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7, और ये कितना हो जाएगा अल्टीमेटली? 2⁻7। क्लियर है? ये हो गया हमारा कॉइन्स का। उसी तरह होता है हमारा डाइस का, हटा दें इसको। अगर हम बात करें हमारे पास 1 डाई है, तो उस केस में क्या सैम्पल स्पेस? 1 2 3 4 5 6। कभी कभी इसको बदल भी दिया जाता है, 7 8 भी कभी कभी कर देता है, लेकिन अगर एज यूजुअल बात किया जाए तो हमारा जो डाइस होता है उसमें 1 to 6 तक हम लोग लेते हैं। अगर हम यहाँ एन एस देखें तो कितना निकल जाएगा?
कितना निकलेगा? 6. 6. नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैम्पल स्पेस ns, कार्डिनल नंबर ऑफ एनी सेट। अगर हम लोग 2 डाइस का बात कर रहे हैं 36. तो s हमारा कॉम्बिनेशन का बस पैटर्न हम लोग 1 1 1 2 मतलब 1 से लेके 1 6 तक, फिर 2 से लेके 2 6 तक, 3 से लेके 3 6 तक, और यही पैटर्न चलते चलते कहाँ तक? 6 6 तक। और ये कितना आ जाएगा? ns इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। कैसे? तो 1 से लेके 6 6 6 6 6, पर ये बन गया हमारा 6 इंटू 6। उसी तरह अगर 3 डाइसेस हो तो क्या हो जाएगा? अब सैम्पल स्पेस लिखना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ns हो जाएगा हमारा 6 इंटू 6 इंटू 6। ये हमारा पावर में नहीं है, ये हमारा 6 इंटू 6 है। 6 इंटू 6 इंटू 6, दिस इज 6 टू द पावर 3, मतलब 216। अब कभी कभी सैम्पल स्पेस में मिक्स भी कर दिया जाता है, जैसे 1 कॉइन हम ले लिए और 1 डाई ले लिए, और इस केस में सैम्पल स्पेस का डिस्कशन हो, तब क्या होगा? 12 बन जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन जाता है कि हमारा हेड आया हो, फिर यहाँ 1 आया हो, है ना, फिर टेल आया हो, 1 आया हो, ऐसा कुछ करके हेड आया हो, 2 आया हो, टेल आया हो, 2 आया हो, और ऐसे ही करते करते लास्ट कहाँ तक? तो हेड 12 और टेल 12। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, हेड 12, हेड 12 एंड टेल 12। 6 है और अच्छा हाँ, ठीक, करेक्ट। ठीक है, हेड 6 एंड टेल 6। एनएस कितना हो जाएगा हमारा? तो ये कॉइन के लिए कितना पॉसिबिलिटी? 2। अभी जस्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ के आए हम लोग, ये 2 स्पेसेस है। कॉइन के लिए 2 और इसके लिए 6। 2 इंटू 6 कितना? 12। कहानी खत्म। बहुत अच्छा, इतना क्लियर है। तब जब कॉइन हो गया, डाइस हो गया, तो इसके बाद हम लोग को क्लियर होना चाहिए थोड़ा सा कार्ड्स का स्टोरी। कार्ड्स का स्टोरी क्या कहता है? कार्ड्स के बारे में बताइए, कितने पार्ट्स में होता है? टोटल कार्ड्स कितना होता है? 54, 52। 52, ये हमारा 52 कार्ड्स होता है। ये इसमें 2 पार्ट्स होता है, कौन कौन सा? ब्लैक और रेड। 31, 31, 31 31 क्या कर? 26 26 26 26। जोकर होगा। हाँ, ठीक है। तो हमारा 2 पार्ट्स में होता है, कौन कौन सा? ये ब्लैक हो गया और ये हमारा रेड हो गया। और इसका फर्दर डिवीजन होता है 2 पार्ट्स में, कौन कौन सा? इसका भी फर्दर डिवीजन होता है 2 पार्ट्स में, क्लब, स्पेड, हार्ट, एस, हार्ट और डायमंड। अब क्लब में हमारा 13 सब में इक्वल है, ये हमारा सूट्स कहलाता है। ये हमारा 13 और ये भी 13। अब क्लब में ये जो हमारा कार्ड्स है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि हमारा इसमें होता है किंग, क्वीन और जैक, और फिर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, डाउट है? अब इसमें ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं, किंग, क्वीन और जैक, और ये जो 1 है इसी को हम लोग एसेस बोलते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन में आएगा और एसेस यूज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, और जिस तरह इसमें है क्लब में, सेम उसी तरह बाकी स्पेड में भी, हर्ट में भी और डायमंड में भी। क्लियर है? इतना डाउट है? नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रोबेबिलिटी का बेसिक आइडिया है, एक चीज़ और समझ लें यहाँ पे, सेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। सेट रिलेटेड कॉन्सेप्ट कुछ यूज होता है हमारा प्रोबेबिलिटी में। जैसे कि जैसे मान के चलिए कभी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ई हो, E1 ले लेते हैं, और प्रोबेबिलिटी E2 ले लेते हैं। देयर आर 2 इवेंट्स E1 एंड E2,
और इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो है प्रोबेबिलिटी E1, एक है प्रोबेबिलिटी E2, एक और टर्म हो सकता है हमारा E1 यूनियन E2, एक और टर्म हो सकता है हमारा E1 इंटरसेक्शन E2, प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2। इन सब के बारे में आइडिया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कहने का मतलब कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? NE1 इवेंट की। बाई NS। इसको कैसे? NE2 बाई NS, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर इवेंट बाई टोटल। इसको कैसे ब्रेक करेंगे अगर हम इसको सोचे तो, E1 यूनियन E2 को? कुछ आइडिया? नहीं। तो यूनियन ऑफ NE1 प्लस NE2 माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। हाँ, बहुत अच्छा। मतलब कि जिस तरह हमारा सेट में फॉर्मूला था ना, एकदम 2 कॉपी प्रोबेबिलिटी में भी लग जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि NE1 यूनियन E2 जो है उसको हम लिख सकते हैं NE1 प्लस NE2 माइनस NE1 इंटरसेक्शन E2। अगर हम सभी को NS से डिवाइड कर दें तो ये कितना बन जाएगा? NE1 यूनियन E2 बाई NS इज इक्वल टू NE1 बाई NS प्लस NE2 बाई NS माइनस NE1 इंटरसेक्शन E2 बाई NS। ये हमारा कितना हो गया? प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो गया। PE1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू PE1 प्लस PE2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2। डाउट? ठीक है, मतलब जितना फॉर्मूला सेट का था वो सारा यहाँ अप्लाई होगा लगभग। अब ये हम लोग बात कर लिए E1 यूनियन E2 का। अगर कभी E1 इंटरसेक्शन E2 निकालना हो तो हम लोग को उधर करके करना बस सेम उसी तरह PE1 प्लस PE2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2। एक सेकंड, उल्टा पुल्टा लिखते हैं हम, ये इंटरसेक्शन कहाँ से आ गया? ये यूनियन है, ठीक है ना? चलिए, अब इंटरसेक्शन निकालना हो तो सेम उसी तरह हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा। अब मान के चलिए कभी डिस्कशन हो प्रोबेबिलिटी E1 माइनस E2। अच्छा, एक और चीज बता दीजिए, E1 यूनियन E2 से क्या समझती हैं अगर वेन डायग्राम टर्म्स में सोचे तो? वेन डायग्राम का भी हम लोग यूज करेंगे। E1 और E2 दोनों। E1 है हमारा यहाँ, E2 है हमारा यहाँ, और इसमें क्या हम ये वाला एलिमेंट इंक्लूड करेंगे, बाहर वाला? नहीं, ये सारा एलिमेंट अगर हम शेड करना चाहें तो ये E1 और E2, आइदर E1 और E2, आइदर और मतलब कि या तो सिर्फ E1 में हो, सिर्फ E2 में, या फिर दोनों में हो, चलेगा। सब्ट्रैक्ट करने का रीजन भी वही है। तो हम सारा एलिमेंट E1 का कंसिडर कर लिया, तो ये वाला काउंट हो चुका है। E2 किए तो दोबारा काउंट हो गया, सब्ट्रैक्ट किए तो काम खत्म। E1 माइनस E2 का मतलब क्या समझती हैं? E1 में से E2 के एलिमेंट्स निकाल दिए। बस इसको प्रोबेबिलिटी टर्म्स में क्या लिखेंगे? PE1 माइनस PE1 क्या? PE1 माइनस PE1 एंड E2 का इंटरसेक्शन। बहुत अच्छा, शाबाश। हमारे पास है ये टोटल, ये टोटल, हमको ये वाला पार्ट हटा देना है। अगर दिस इज E1 और दिस इज E2, तो ये हटाने का मतलब हमको कॉमन पार्ट हटाना है। तो PE1 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2। सेम उसी तरह कभी अगर PE2 इंटरसेक्शन E2 माइनस E1 करना हो तो वही कर देंगे बस। सेम उसी तरह ये हमारा PE2 माइनस PE2 इंटरसेक्शन E1, ठीक है। एक और होता है हमारा, कभी अगर हम लोग को E1 सिमेट्रिक डिफरेंस E2 करना हो तो कुछ नहीं, ये दोनों का यूनियन। ये सिमेट्रिक डिफरेंस कहने का मतलब ना कि जैसे यहाँ पे हमारे पास ऐसा E1 और E2, ये हमारा E1 और ये हमारा E2, E1 माइनस E2 ये वाला पार्ट आ जाता है, E2 माइनस E1 ये वाला पार्ट आ जाता है। इस दोनों का जब यूनियन कर देता है ना तो यही बन जाता है E1 सिमेट्रिक डिफरेंस E2, कॉमन वाला पार्ट छोड़ के। तो क्या लिख पाएंगे इसको? PE1 प्लस PE2 माइनस 2PE1। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो PE1 प्लस PE2, और हमको इंटरसेक्शन चाहिए ही नहीं तो 2 बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 टाइम्स ऑफ P
E1 इंटरसेक्शन E2। इसको वहां पे यूज करते हैं ना जहां पे ओनली वन का बात कर रहा होता है, ओनली वन ऑफ E1 एंड E2 ऐसा कुछ करके। तो ओनली वन का केस यही बनेगा, बोथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए सेट के बारे में इतना आइडिया है, चल जाएगा। एक और चीज समझिए, दो टर्म इसमें होता है, एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हटा दें इसको। जैसे जो इवेंट्स होता है उसमें दो केसेस बहुत पॉपुलरली यूज होता है और बहुत बार देखने के लिए मिलता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहने का क्या मतलब है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है? जो साथ में नहीं हो सकते, एक हो गया तो दूसरा नहीं, दूसरा हो गया तो पहला नहीं। मतलब ये कि दोनों का जो इंटरसेक्शन, अगर हम E1 और E2 के टर्म्स में बात करें तो जो इंटरसेक्शन है वो कितना हो जाएगा? 0। करेक्ट। कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो जब हम n E1 इंटरसेक्शन E2 बाई NS करेंगे तो n E1 इंटरसेक्शन E2 0 आएगा। 0 बाई NS इज 0, मतलब उसका जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो 0। और जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में हम लोग यूनियन का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो कितना बन जाएगा? PE1 प्लस PE2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2। और हमको पहले से पता है क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये पार्ट 0 होगा, मतलब कि फाइनली ये हमारा बन जाता है PE1 यूनियन E2 इज इक्वल टू PE1 प्लस PE2। ये है पूरा कहानी। ठीक है, उसी तरह एक टर्म समझ में आ गया, उसी तरह एक टर्म होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहने का मतलब कि एक होने से दूसरे की होने पर प्रोबेबिलिटी पे कुछ इफेक्ट नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं होता है। और डिपेंडेंट इवेंट्स मतलब कि एक बार जो हुआ अगले वाले प्रोबेबिलिटी को वो इफेक्ट करेगा। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स ना हम लोग को मोस्टली देखने के लिए मिलता है अगर हम क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो कार्ड्स वाले केसेस में। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड्स में से हम एक कार्ड ड्रॉ किए और वो कार्ड जो है वो ब्लैक होना चाहिए था, तो हम क्या लिखेंगे? 26/52, है ना। दूसरे बार क्या किए, हम एक और कार्ड ड्रॉ किए, लेकिन केस हम कह रहे हैं कि जो हम कार्ड एक ड्रॉ किए थे ना, हम दोबारा उस पूरे पैक ऑफ कार्ड्स में डाल दे रहे हैं। तो दोबारा जब उसमें डाल दिए और फिर से ब्लैक लेने का सोचेंगे तो कितना आएगा? अगेन 26/52 आएगा। डाउट नहीं। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट, दूसरे वाले के प्रोबेबिलिटी को पहले वाले से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। करेक्ट। लेकिन अगर यही हम केस बदल दें कि हमारे पास 52 कार्ड्स है, फर्स्ट बार हम जब ड्रॉ किए तो 26/52 आया, लेकिन जो हम कार्ड निकाले हैं ना अब उसको हम दोबारा उसमें नहीं डालेंगे, उसको हटा देंगे। तो जब हटा देंगे तो अगला बार 25/51, और यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन भी यूज कर पाते हैं। इसको लिख देते हैं 26C2, 2 कार्ड्स आर टेकन, और ये हमारा 52C2, 2 into 1 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और ये 26 into 25, 52 into 51 आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, ठीक है, इतना चीज़ अगर हम लोग को क्लियर है तो हमारा काम हो जाता है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का ये केसेस है। एक और चीज़ समझिए, जैसे एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, ये उसी से रिलेटेड है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहता है कि P A बाई B जो होगा वो हो जाएगा हमारा P A इंटरसेक्शन B बाई PB। ठीक है, P A बाई B हमारा होगा P A इंटरसेक्शन B बाई PB। इसका एक अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास कोई सैम्पल स्पेस है 1 से लेके 6 तक, 3 4 5 एंड 6, और एक हम इवेंट A ले लेते हैं। A इज गेटिंग प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कितना आ जाएगा? 2 3 5। B इज द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर, ये कितना आ जाएगा? 2 4 6। ठीक है, अगर हम बोलते हैं A बाई B, इसके कहने का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब जो भी डिनोमिनेटर में वो ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B, तो इसके कहने का क्या मतलब होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर व्हेन इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी इवन नंबर इज ऑलरेडी देयर, ऐसा कुछ करके। तो एक बात बताइए,
कि ये हमारा बनेगा कितना, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी बनेगा। पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन एस, कॉमन के कौन सा एलिमेंट है 1, और कितना टोटल है हमारे पास एन एस में 6, और पी बी कितना है 3 बाई 6, टोटल कितना आ गया 1/3, है ना। डाउट है? नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर व्हेन देयर इज व्हेन इवन नंबर हैज ऑलरेडी अकर्ड, ऐसा कुछ करके, या फिर हम इसको ऐसा भी सोच सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर व्हेन प्राइम नंबर हैज ऑलरेडी अकर्ड। और इसको डायरेक्टली भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। कॉमन एलिमेंट क्या है 1, और टोटल कितना है एलिमेंट्स 3, क्योंकि हमारे पास इवन नंबर ऑलरेडी हो चुका है, मतलब अब जो मेरा नया सैंपल स्पेस है वो कितना होगा 3 होगा, और कॉमन कितना है 1, तो हम डायरेक्टली भी आंसर पे पहुंच सकते हैं और ये फॉर्मूला लगा के भी पहुंच सकते हैं। स्कूल में सॉल्व करना होता है तो फॉर्मूला, लेकिन अगर एमसीक्यू बना रहे हैं तो जाहिर सा बात है हम लोग डायरेक्टली भी रीच कर सकते हैं, क्योंकि सैंपल स्पेस बदल गया। अब इसको ऐसा नहीं समझना है ये 1/6 होगा। समझ में आया? अब ये जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अब ये जो कंडीशन है इसमें रिलेशन है। अगर मान के चलिए ऑलरेडी इवन नंबर हो गया तो वो प्राइम नंबर होगा नहीं होगा, वो डिपेंड कर रहा है कि इवन में प्राइम एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, है ना। तो ये कंडीशनल मतलब क्या कहा जाए, एक होने से दूसरे पे असर पड़ेगा उसके प्रोबेबिलिटी पे। अगर नॉर्मल सिर्फ हम प्राइम नंबर का पूछते तो 3/6 हो जाता, लेकिन अब क्या पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो उसके प्रोबेबिलिटी पे फर्क पड़ गया। और यहाँ पे उसी फॉर्मूला को जब हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये बन जाता है पी बी इंटू पी ए बाई बी, ठीक है। और याद है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स जब भी होगा तो इसके लिए खास बात ये होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो डायरेक्टली हो जाता है पी ए इंटू पी बी। यहाँ पे हम लोग को कुछ डिनोमिनेटर में कंसिडर करने का जरूरत नहीं है बी बाई ए या फिर ए बाई बी। क्यों? क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि पहले क्या हुआ है नहीं हुआ है। क्लियर है ये बात? जब हमारे पास टोटल कार्ड्स था 52, तो जब हम यहाँ पे निकाल रहे थे कि हमको दोनों ब्लैक चाहिए, तो फर्स्ट कार्ड के लिए 26/52 आ रहा था और सेकंड कार्ड के लिए भी 26/52 आ रहा था, क्योंकि पिछले वाले से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था ना, क्योंकि कार्ड हम निकाले दोबारा उसमें रख दिए। लेकिन जब यहाँ कर रहे तो फर्स्ट बार में 26/52 आया, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लेकिन सेकेंड बार में फर्क पड़ेगा क्योंकि जो कार्ड निकाले हैं हम दोबारा उसमें नहीं रख रहे हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं हम पी ए बाई बी। तो जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन होता है पी ए इंटू पी बी, और जब भी डिपेंडेंट इवेंट्स होता है तो कंडीशनल का कॉन्सेप्ट लगता है, मतलब कि एक जो हो गया अब वो दूसरे वाले को इफेक्ट करेगा। समझ में आया? चलिए, ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया हम लोग को। एक और होता है टर्म एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है? दोनों को ऐड करके सैंपल स्पेस, हाँ, जितना भी उसमें इवेंट्स है सबको ऐड कर दिए, वो सैंपल स्पेस के बराबर, काम खत्म। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स था। क्लियर हो गया? क्लियर तो था ही मोस्टली, बाकी सब हम लोग डिस्कस कर ही लिए। क्वेश्चंस करते हैं कुछ। अच्छा, बेस थ्योरम हम लोग डिस्कस नहीं किया ना। बेस थ्योरम के बारे में आइडिया है? अभी हाल फिलहाल ही पढ़ी होंगे, आपका शायद कोर मैथ्स भी था। हटा दे इसको। क्या कहता है बेस थ्योरम? कि एक चीज पिक कर ली तो उसमें से पिक करने के लिए कैसे करते हैं? बस इतना पता रखिए कि पता चल जाता है जब बेस थ्योरम का क्वेश्चन होता है वो स्पेसिफिकली वहाँ पे अगर हमारे पास है, सबसे पहले इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का एक कॉन्सेप्ट है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कहता है अगर कोई इवेंट ई होना है, कोई इवेंट ई होना है, तो वो उसका कैटेगराइजेशन होता है, हो सकता है E1 हो जाए, E2 हो जाए और E3 हो जाए। तो E1 से E होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी E बाई E1। तो सबसे उसके बाद चूज करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, फिर लेते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी E बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, जितने पार्ट्स में डिवाइडेड है प्रोबेबिलिटी E बाई E3। 3 वाला बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। फिर कहता है बेस थ्योरम कि अगर हमको पता है कि ये जो E है हो रहा है, मतलब हमको पता है कि डिफेक्टिव बोल्ट हमको मिल रहा है, हमको पता है कि किसी ना किसी का एक्सीडेंट हो रहा है,
है ना। तो बताइए किससे हुआ होगा, अगर डिफेक्टिव बोल्ट है तो कौन से मशीन का वो प्रोडक्ट होगा, या फिर आपको पता है कि वो डिफेक्टिव है तो ए मशीन का वो डिफेक्टिव बोल्ट रहा हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब ये फिक्स कर देता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बोल्ट फ्रॉम द फर्स्ट मशीन व्हेन वी नो दैट डिफेक्टिव वी हैव ऑलरेडी गॉट। डिनोमिनेटर में क्यों, क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है, हमको पता है कि वो डिफेक्टिव मिल रहा है। इवन क्यों, हम मशीन ए का बात कर रहे हैं। एक स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन था। और ये कितना बन जाएगा, पी ई1 इंटरसेक्शन ई, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए हैं कंडीशनल लगा के, और ये कितना बन जाएगा पीई। डाउट, कंडीशनल लगा दिया, अब कंडीशनल लगा दिया तो उसके बाद फिर बस ब्रेक कर लेना है। पी ई वन इंटरसेक्शन ई कितना हो जाता है, पी ई वन कंडीशनल लगाएंगे पी ई बाई ई वन, और पी कितना हो जाता है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, पी ई वन पी ई बाई ई वन प्लस पी ई टू पी ई बाई ई टू प्लस पी ई थ्री पी ई बाई ई थ्री। ये हो गया ओवरऑल कॉन्सेप्ट, कहानी खत्म। अगर यहाँ E2 रहेगा तो बस न्यूमरेटर में यहाँ E2 हो जाएगा, यहाँ E2 हो जाएगा, यहाँ E3 रहेगा तो यहाँ E3 हो जाएगा, और यहाँ E3 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम, कुछ नहीं बदलेगा। और ये कनेक्टेड है कंडीशनल से, फॉर्मूला अगर भूल भी जाए तो कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस किया जाए, मोस्टली तो हम लोग टच कर लिए, करते हैं। आपको शेयर हम नहीं किया ना शायद। करते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट हम लोग नहीं डिस्कस किए। मान के चलिए किसी प्रोबेबिलिटी होने का, मतलब किसी भी इवेंट के होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.2, तो उसके नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.2, 0.8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, डायरेक्ट है, कॉन्सेप्ट रिव्यू। 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए 2 to the power n, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6A क्वेश्चन कह रहा है the probability of getting at least 4 tails when 6 coins are tossed. The probability of getting 6 tails, 4 tails 4 tails when 6 coins are tossed, ये तो अजीब ही हो जाएगा, are tossed। क्या कर सकते हैं इसमें, डिनोमिनेटर तो 64। अच्छा यहाँ एटलीस्ट मेंशन किया गया ना, गेटिंग एटलीस्ट, नॉट जस्ट 4, एटलीस्ट। हाँ, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस इसका कितना हो जाएगा, 2 to the power 6, ठीक है, ये तो सही है। और विच इज इक्वल टू 64, एटलीस्ट 4 टेल्स। तो 4 टेल्स कैसे ला सकते हैं, एटलीस्ट 4 टेल मतलब कि मैक्सिमम कितना टेल आ सकता है इसमें, 6 आ सकता है, मतलब 4 टेल, 5 टेल और 6 टेल को हमको कंसिडर करना है, करेक्ट।
हम्म, मतलब कि अगर हम एन ई के बारे में सोचें, उस इवेंट को ई मान लिए कि एटलीस्ट 4 वाला पार्ट को, तो अगर हमको 4 टेल लाना है आउट ऑफ द 6 तो कितने तरह से ला सकते हैं? 4। 4 तरह से। कैसे? 6 प्लेसेस है ना? हम्म, इसमें हमको कितना चाहिए? 4 टेल्स चाहिए। कितने तरह से ला सकते हैं? लगाइए परमुटेशन कॉम्बिनेशन। कितने तरह से ला सकते हैं? 6 है, 4 टेल लेना है, 64 नहीं लगा सकते हैं? डाउट? 6 है, 5 लेना है, तो 65 नहीं लगा सकते हैं? 6 टेल, 6 मतलब 6 पॉसिबिलिटी है, उसमें से 4 टेल हमको चाहिए, तो 66 नहीं लगा सकते हैं? हम्म, करेक्ट। एग्जाम्पल के लिए सोच लीजिए, जैसे अगर आपके पास 3 कॉइन्स वाला केस है, तो 3 कॉइन्स वाला तो पता है, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। अब इसमें अगर हम बात करें कि हमको चाहिए 1 टेल, तो 1 टेल के लिए क्या हमारे पास 3 प्लेसेस है, और 1 टेल कितना बन रहा है? 3 पॉसिबिलिटी बन रहा है, 1 हम्म, 2 3। करेक्ट है। अगर सपोज हम्म, हमको चाहिए 2 टेल्स, तो 3C2 बनेगा। 3C2 इज व्हाट? इज ऑल्सो 3। 1 2 3। हमको सपोज 0 टेल्स चाहिए, तो 3C0 बनेगा, मतलब ये कितना? 1। 0 टेल यहाँ। अगर हमको 3 टेल्स चाहिए, 3C3 बनेगा, यहाँ 1। क्लियर है? हम्म, चलिए, बहुत अच्छा। तो एन ई हमारा निकल गया, एन एस निकल गया, तो पी निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट डिवाइड कर देंगे, जो आना होगा आ जाएगा। ठीक है। हम्म। चलिए, इसका बी पार्ट क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल व्हेन 4 कॉइन्स आर टॉस। बी पार्ट सॉल्व कर लीजिए, तो क्या कह रहा है? अब तो ये डायरेक्टली बन जाएगा। तो 1/16 करके। 1/16 कर सकते, प्रोबेबिलिटी नो टेल, एक भी टेल नहीं, तो एक भी टेल कहाँ आएगा? सिर्फ एक केस में, और 4, तो 1/16 हमारा आंसर हो सकता है। चेक कर लेते हैं। हाँ, सही है। ठीक है। हम्म, चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, नहीं 12 के पहले 11 कर लीजिए, 11 कीजिए। केसेस बनाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी एज्यूम करना पड़ेगा। तो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि हम लोग 3 कॉइन्स को, इफ 3 कॉइन्स आर रोल्ड, नहीं, व्हेन 3 डाइस आर रोल्ड टुगेदर। ठीक है, व्हेन 3 डाइस, ट्राई कीजिए आप, डाइस आर रोल्ड टुगेदर, the probability of getting the sum as 8।
समझ 10 नहीं है। अच्छा ठीक है, 10 है, बिल्कुल 10 है। ठीक है, जो क्वेश्चन में वही सॉल्व कीजिए। हम लोग को सम चाहिए 10। 3 डाइस आर रोल टुगेदर, क्या क्या बनेगा? तो एक एक करके चलते हैं, सबसे छोटा से शुरू कीजिए। मिनिमम कितना लेना पड़ेगा? आप फर्स्ट वाले में 1 ले लीजिए, सेकेंड वाले में अगर 1 अगर हम ले लें तो क्या कभी 10 बन सकता है? नहीं, मैक्सिमम 8 बन सकता है ना। तो यहाँ पे क्या बढ़ाना पड़ेगा? यहाँ 2 ले लें तो बनेगा? नहीं बनेगा, फिर भी कितना लेना पड़ेगा? 3। 3 लेंगे तो 6, मतलब सबसे छोटा यही बना। अब इसके बाद इसी को सोचते जाइए फर्दर। 1 3 6, फर्दर क्या ले सकते हैं? और फिर 1 तो यहाँ फिक्स कर दिया, अब इस दोनों को मिला के 9 बनाना है। 9 बनाने का कितना तरीका? 4 5 और कोई तरीका? डाउट है? डाउट है क्या? 1 4 5, और अब क्या करेंगे? यहाँ 2 फिक्स कर देंगे। जब 2 फिक्स करेंगे तो क्या क्या मिलेगा? 2 फिक्स कर देंगे तो हमको 8 चाहिए। 8 चाहिए तो हम यहाँ 2 ले सकते हैं और यहाँ 6 ले सकते हैं। फिर एक पेयर ये बना, और क्या पेयर बनेगा? 2 3 और यहाँ 5 ले सकते हैं। और कोई पेयर? 2 4 और 4 ले सकते हैं। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है? है तो बताइए। ठीक है, अब क्या ले लेते हैं? 3 ले लेते हैं। जब 3 लिए तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं? हाँ, एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक डाउट हो सकता है कि हम लोग यहाँ 1 3 6 लिए तो 1 6 3 भी तो लेंगे, 3 1 6 भी तो लेंगे। ये सब तो ये सबको हम कंसिडर करेंगे। इसको हम अरेंजमेंट ले लेंगे। इसका अरेंजमेंट कितना होगा? फैक्टोरियल 3। इसका अरेंजमेंट कितना होगा? फैक्टोरियल 3। इसका कितना होगा? फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2। इसका कितना होगा? दिस इज ऑल्सो फैक्टोरियल 3। ये कितना होगा? फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2, करेक्ट। और 3 लिए तो अब हम यहाँ पे 1 तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 3 1 लेंगे तो फिर 6 आ जाएगा, जो हम ऑलरेडी यहाँ कंसिडर कर चुके हैं। 3 2 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 3 2 लेंगे तो फिर 5 आ जाएगा, ऑलरेडी यहाँ कंसिडर कर चुके हैं। 3 3 हम कहीं नहीं लिए हैं, तो 3 3 4 ले सकते हैं। ले सकते हैं क्या? 3 3 4 ले लिए, हो गया काम। इसका अगेन 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी? अब 3 3 4 लिए तो 3 4 बढ़ाते, 4 लेते तो अगेन 3 आता, ऑलरेडी यहाँ पे काउंट हो चुका है। अब यहाँ 4 लेंगे तो अगेन वही पुराना सारा आएगा, 5 लेंगे तो अगेन वही सारा आएगा, 6 लेंगे तो अगेन वही सारा। मतलब कितना आ रहा है हमारा टोटल? दिस इज 6 6 3 6 3 3। कितना हो गया? 6 3 18 18 9 27। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज 10, तो 27 बाई वॉट? 27 बाई, हाँ 216, बिल्कुल 6 क्यूब। कैंसिलेशन पॉसिबल है क्या? हाँ है। 3 9 3 7 2, फर्दर हाँ है 3, और ये ओ 9 है ना, डायरेक्टली 9 है तो क्यों 3 में ब्रेक कर रहा है? 9 8 72, 9 8। आंसर आ जाएगा हमारा 1/8। ऑप्शन है, ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन सी। समझ में आया? ठीक है, एक और क्वेश्चन कीजिए ऐसा। क्वेश्चन नंबर 12 भी कीजिएगा, थोड़ा कीजिए, 3 डाई वाला है।
वन कॉम्पोजिट नहीं, वन को कॉम्पोजिट नहीं, उसके बाद ही शुरू कीजिएगा। ये आपका 4 से स्टार्ट कीजिए। तो 1 से 6 के बीच में कितना कॉम्पोजिट नंबर हम लोग को मिलेगा? 4 और 6, मतलब 2 कॉम्पोजिट नंबर मिलेगा। और हमको तीनों डाई में वही चाहिए कॉम्पोजिट नंबर, है ना? कितना आ जाएगा? हटा देना इसको, इस वाले क्वेश्चन को हटा दें। ठीक, तो ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा, आप इसको सोचिए थोड़ा। 8/216 क्यों? हाँ, बहुत अच्छा। तो हम 3 डाई को रोल किए और हमको चाहिए सब में कॉम्पोजिट नंबर। तो फर्स्ट वाले में कॉम्पोजिट नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी? 4 और 6 होता है, तो नंबर ऑफ इवेंट हमारा 2 और ये 6। अब जो सेकंड वाला है, क्या उसमें फर्स्ट वाले में क्या आया है नहीं आया है उससे फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जहां भी फर्क नहीं पड़ता है वो कौन सा केस होता है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स का डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन लगता है। क्लियर? 8/216 ये कितना आ जाएगा? ये हमारा 2, 5, 4, 1/27। क्लियर है? डाउट है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। ऑनर कार्ड आपका किंग, क्वीन, जैक और एस, ऐसा कुछ समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट कार्ड्स होता है शायद वो, अब क्या पता। आप खेली हैं कभी? नहीं खेली? ठीक है। क्या पता, हमको लग रहा है कि पता नहीं कितना बार पढ़ा दिए हैं। 100-200 बार खेले नहीं है। ठीक है। और वाले की चीज में क्या करते हैं? और कहने का मतलब यूनियन, एंड कहने का मतलब इंटरसेक्शन, बोथ। कितना आ रहा है? नहीं है। आपका नेक्स्ट एग्जाम कब है? 5th को है। ठीक है। तो ऑनर का 4 सब में हो गया। 4 सभी में, तो टोटल कितने हो गए? 16। एक और कॉन्सेप्ट होता है हमारा फेस कार्ड्स का। फेस कार्ड क्या होता है? किंग, क्वीन, जैक। हाँ, फेस कार्ड्स। ठीक है।
27/52 ऐसा ऑप्शन नहीं है। 57/52 आ गया। कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं किए क्या? -4/52 करा। क्या हो गया एरर? चेक करते हैं। 13/52 + 16/52 एक सेकंड, हमारे पास क्या है? 4/52। एक है हमारा टोटल कार्ड्स, क्वेश्चन नंबर 17 था ना। 17 कह रहा हमारा कि ये अगर टोटल 52 कार्ड्स हैं हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं, और इसमें से प्रोबेबल गेटिंग अ स्पेड और एन ऑनर कार्ड। तो स्पेड वाले को मान लेते हैं इवेंट 1, ये हमारा स्पेड वाला पार्ट, और इवेंट 2 मान लिए हम किसको? ऑनर कार्ड को। ऑनर कार्ड ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन 25/52 चेक करते हैं। हाँ सही है, हो गया। ये हमारा कितना हो गया? स्पेड 13, ये कितना हो गया? 16। तो आंसर आना चाहिए प्रोबेबिलिटी E1 यूनियन E2 जो है, मतलब क्या कह रहा था लैंग्वेज, और मतलब कि या तो स्पेड आना चाहिए या फिर ऑनर कार्ड आना चाहिए। तो हम लोग E1 यूनियन लगा देंगे, PE1 PE2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2, और E1 कितना? 13C1 बाई वो टोटल हमारे पास 52C1। अच्छा एक ही कार्ड निकाल रहे ना, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा 13/52, ये हमारा 16/52, और माइनस में 13/52 इंटू 16/52, ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या? यही की है, ठीक है, जो आएगा वो आपका आंसर। तो मतलब 13/52 से 16/52 -4/52 जो है। एक सेकंड, एक सेकंड, इसको हम मल्टीप्लिकेशन लगा दिया ना। मल्टीप्लिकेशन यहाँ नहीं लगा पाएंगे, फ़र्क पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन नहीं, हम वहाँ डायरेक्ट प्रोडक्ट लगा दिए। यहाँ पे स्पेड है, कॉमन क्या है? इंटरसेक्शन। स्पेड और ऑनर कार्ड में कितना चीज़ कॉमन होगा? 8/52 ना। 4 क्यों? ऑनर कार्ड सिर्फ 13 है, तो 4/52 कॉमन हमारा 4, और ये हमारा 52 करेक्ट। और अकॉर्डिंगली हमारा 13 + 16 - 4/52 29 25/52। आपका क्या एरर आ रहा था? प्लस वाले। अच्छा ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। कितना आ रहा है? 3/28 क्या की हैं? हाँ 6/56 हो गया करेक्ट, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। The probability that a given problem will be solved, A, B, C. Find the probability of the given being solved. सिर्फ सॉल्व होना चाहिए, तो सॉल्व कैसे कैसे हो सकता है? तीनों भी सॉल्व कर दे, सिर्फ एक सॉल्व करे, मतलब या तो सिर्फ ए सॉल्व कर दे, बी और सी सॉल्व ना करे, बी सॉल्व कर दे, ए और सी सॉल्व ना करे, सी सॉल्व कर दे, ए और ये हमारा सॉल्व ना करे, है ना, ए और बी। उसके बाद दो सॉल्व कर दे। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका हो सकता है कि नहीं सॉल्व होने का प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना।
तो नहीं सॉल्व होने का प्रोबेबिलिटी कितना निकलेगा? नहीं सॉल्व होने का सिर्फ एक ही केस बनेगा जब तीनों में से कोई ना करे, मतलब 1/3 इंटू, एक चीज़ यहाँ पे 2/3 हमारा ए सॉल्व कर सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी है। बी के सॉल्व करने का 5/7 है और सी के सॉल्व करने का 4/5 है। अगर इनके सॉल्व करने का ये प्रोबेबिलिटी है तो इनके सॉल्व नहीं करने का कितना होगा? 1 - 2/3। इन बी के सॉल्व नहीं करने का कितना होगा? 1 - 5/7 मतलब 2/7। और सी के सॉल्व नहीं करने का कितना होगा? 1 - 4/5 मतलब 1/5। करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, बी डैश और सी डैश कोई सॉल्व ना करे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि ए सॉल्व किया या नहीं किया उससे बी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो इंडिपेंडेंट है। तो पी ए डैश इंटू पी बी डैश इंटू पी सी डैश, ये हमारा कितना? 1/3 इंटू 2/7 इंटू 1/5 और काम खत्म। कुछ कैंसिलेशन नहीं। 2 बाई हमारा 105 आ गया। ठीक है, अब ये 2/105 नहीं होने का प्रोबेबिलिटी आया, तो होने का कितना प्रोबेबिलिटी आएगा? 103। ठीक है, 103/105 कैसे? तो 1 माइनस दिस होल पार्ट 2/105, तो मतलब कोई ना कोई तो सॉल्व कर ही दिया होगा। तो 103/105 ऑप्शन है हमारे पास। हाँ, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। एक क्लास है इसीलिए हम थोड़ा सा आज पहले रखे थे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कीजिएगा, आइडिया तो लग गया। हम उम्मीद करते हैं आप इसका कॉन्सेप्ट रिव्यू और कुछ क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा और डाउट्स कलेक्ट कीजिएगा, फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए।